हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम कोलिज़न पढ़ना शुरू कर रहे हैं और हम मेनली हेड ऑन कोलिज़न के बारे में बात करेंगे। पहले हम कोलिज़न का एक जनरल डिस्क्रिप्शन देखें। कोलिज़न क्या होता है? टक्कर। कोलिज़न क्या होता है? एक बॉडी स्लो जा रही है, पीछे से दूसरी बॉडी फास्ट आ रही है तो वो कोलाइड करेगी। अब कोलिज़न के बाद दो बातें हो सकती हैं, या तो वो स्टिक हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे एंड दे विल मूव विथ सेम वेलोसिटी, और दे विल सेपरेट, मीन्स दिस बॉडी विच वाज अहेड विल हैव लार्जर वेलोसिटी, और जो ये पीछे से फास्टर आ रही थी ये स्लो हो जाएगी और ये इनके बीच में सेपरेशन बढ़ने लगेगा। अब अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटीज़ एंड फाइनल वेलोसिटीज़ एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो, या तो प्लस आई कैप में या माइनस आई कैप में, तो जैसे ये बॉडी जा रही हैं और ये टक्कर हुई और फिर ये लौटने लगी और ये इधर जाने लगी, ये भी एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है। अगर ये सारे वेलोसिटी वेक्टर्स, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ दी बॉडीज़ एंड फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ बोथ दी बॉडीज़ अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग हो तो इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। और जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर से अपन स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से क्वीन इधर जा रही है, स्ट्राइकर इधर जा रहा है, तो वो जो वेलोसिटीज़ हैं, इनिशियल वेलोसिटीज़ एंड फाइनल वेलोसिटीज़, वो एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग नहीं होती, तो ऐसी कंडीशन को हम ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। अब कोलिजन के भी और दो टाइप होते हैं कि साहब या तो वो इलास्टिक कोलिजन होगा या इन इलास्टिक कोलिजन होगा। इन इलास्टिक कोलिजन का भी एक्सट्रीम हम देखें, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, बेसिकली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का भी एक्सट्रीम केस परफेक्टली इन इलास्टिक। तो तीन टाइप हो गए, तीन कैटेगरी हो गई। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये कि देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बॉडीज़ हैं बिफोर कोलिजन, वही फाइनल काइनेटिक एनर्जीज ऑफ बॉडीज़ होंगी आफ्टर कोलिजन। देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द बॉडीज़ सिस्टम। इस तरह के कोलिजन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। और अगर मान लीजिए देयर इज़ ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन। और मैक्सिमम जब लॉस होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का तो हम उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और उस कंडीशन में ये बॉडी दोनों स्टिक कर जाती हैं और सेम स्पीड से जा रही होती हैं। जैसे कि मान लो एक ट्रक जा रहा है, उसके पीछे अपन ने आटे की एक ऐसी बॉल बनाकर पीछे से फेंकी, लार्जर स्पीड से फेंकी तो ट्रक पर जाकर स्ट्राइक करी और ट्रक से चिपक गई, तो हम इसको बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन व्हेन द बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन। तो इस प्रकार से हम कैटेगराइज कर लेते हैं कोलिजन को कि कितने टाइप के होते हैं। तो या तो हेड ऑन एंड ऑब्लिक कोलिजन, या इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है। अब कोलिजन के दौरान होता क्या है? कुछ नहीं साहब, एक बॉडी से दूसरी बॉडी आके टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है? तो देखिए, दो तरह की सिचुएशन इमेजिन करिए। एक तो वो जिसमें एक बॉल है, रबर की बॉल है, और वो ग्राउंड से स्ट्राइक करी और वापस आ गई, तो बॉल का शेप चेंज नहीं हुआ, ये इलास्टिक कोलिजन है। और अगर मान लीजिए कि एक कार दूसरी कार से कोलाइड करती है तो दोनों कार में डेंट लगेगा, इसका बोनट और पीछे आगे वाली का डिक्की, पीछे वाली का बोनट और आगे वाले की डिक्की पिचक जाएगी। मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का एक पार्ट लॉस हो जाएगा ड्यू टू दिस डेंट फॉर्मेशन इन द बॉडीज़। तो ये दो प्रकार की चीज़ें हो रही हैं कोलिजन के दौरान। ड्यूरिंग कोलिजन क्या होने वाला है उससे हम उसे डिफाइन कर पाएंगे, ये इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक का मतलब क्या? तो इलास्टिसिटी इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली। तो अगर ये इलास्टिक बॉडी है तो ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस से बिल्कुल वैसा का वैसा रिगेन कर लेगी, तो देयर विल बी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। बट इफ सम डेंट और डिफॉर्मेशन परसिस्ट्स इन द बॉडीज आफ्टर कोलिजन, देयर विल बी सम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। एनर्जी लॉस होगा तो वो इन इलास्टिक कोलिजन की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये सब चीज़ों को समझने के लिए कि कोलिजन कैसे हो रहा है और कोलिजन के दौरान ड्यूरिंग कोलिजन क्या हो रहा है, किस तरह से एनर्जी लॉस होने वाला है, उसको समझने के लिए एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहीं से अपन शुरुआत करते हैं। तो इमेजिन करिए कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और एक ब्लॉक, ये मास m1 का स्पीड u1 से, इनिशियल वेलोसिटी u1, और इसमें अटैच है एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है k।
ये दूसरा ब्लॉक m2, ये जा रहा है मान लीजिए वेलोसिटी u2 से, ये जीरो भी हो सकता है कि रेस्ट में है, तो अपन तो u1 u2 लेके चलते हैं। अब u1 इज ग्रेटर देन u2, देयरफॉर कोलिजन विल टेक प्लेस, तभी तो आके टकराएगा। टकराने के दौरान क्या होगा, तो टकराने के दौरान ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी। स्प्रिंग जब मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो जाएगी, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कॉम्प्रेस हो जाएगी, तब वो दोनों सेम स्पीड से चल रहे होंगे और वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। सारे के सारे पार्टिकल उसी स्पीड से चल रहे हैं तो वही सेंटर ऑफ मास की भी वेलोसिटी होगी। अब इसमें मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है इस वक्त, एक्स मैक्स, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग तब तक दबती रहेगी जब तक कि पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा है। ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग क्या होने वाला है कि स्प्रिंग इस पर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, रिटार्ड होगा, m1 विल रिटार्ड। एंड व्हाट अबाउट m2, तो स्प्रिंग फोर्स m2 पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो m2 विल एक्सेलरेट, मतलब m2 की स्पीड बढ़ेगी। तो m1 इज रिटार्डेड एंड m2 इज एक्सेलरेटेड। ये बात समझ में आ गई। अब ये कॉम्प्रेस होती रही, क्यों? क्योंकि पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा थी। अच्छा, ये कम होना शुरू हो गई कॉम्प्रेशन ऑफ स्प्रिंग के कारण, स्प्रिंग फोर्स के कारण ये u1 कम होना शुरू हो गया। u1 कम होते होते vcm हो गया, u2 बढ़ते बढ़ते vcm हो गया, और जब दोनों की सेम स्पीड हो गई तो फिर m1 m2 के और नज़दीक आए, उसकी बात ही नहीं उठेगी। अब स्प्रिंग अपना खेल चालू करेगी। स्प्रिंग इसको अभी और रिटार्ड करेगी तो इसकी स्पीड और कम हो जाएगी, VCM से भी कम हो जाएगी स्पीड थोड़ी देर बाद, और इसकी स्पीड m2 की स्पीड VCM से ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि इट इज़ स्टिल एक्सेलरेटेड। तो फाइनली जब ये सेपरेट होंगे तब क्या होगा, तब ये m1 की वेलोसिटी मान लो v1 हो गई और ये स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई है, और m2 की वेलोसिटी v2 हो गई जब ये स्प्रिंग से डिटैच हो गया। तो m2 की मिनिमम स्पीड कौन सी मानी जाएगी, m2 की मिनिमम स्पीड कौन सी मानी जाएगी शुरुआत की, u2। ये तो फिर बढ़ने लगी, या स्प्रिंग फोर्स के कारण बढ़ने लगी, बढ़कर VCM हो गई, और ये जब स्प्रिंग वापस से नेचुरल लेंथ में आ रही थी, रिटर्निंग टू नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग रिटर्निंग टू नेचुरल लेंथ, तो स्टिल m1 इज retarded and m2 is accelerated। तो m2 की स्पीड तो बढ़ते जाना है और m1 की स्पीड तो कम ही होते जाना है। तो ये m1 की मिनिमम स्पीड होगी और ये m2 की मैक्सिमम स्पीड होगी। ठीक है, तो ये अगर स्प्रिंग इलास्टिक नेचर शो करती है कि वापस से अपने ओरिजिनल लेंथ में आ गई, तो कोई भी डिफॉर्मेशन परसिस्ट नहीं किया, किसी प्रकार का लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम नहीं होगा। अच्छा, इस पूरे दौरान ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जैसा मैंने कहा था। इस पूरे दौरान आप ये देखिए कि एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज टू ब्लॉक्स एंड स्प्रिंग, मासलेस स्प्रिंग, नेट एक्सटर्नल फोर्स वाज 0, सो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो हम इक्वेशन बना सकते हैं कि पहले लीनियर मोमेंटम था m1 u1 प्लस m2 u2, बीच में इस पोजीशन पर ये दोनों मास m1 और m2 एक ही स्पीड VCM से जा रहे हैं, वेलोसिटी VCM से जा रहे हैं, और फाइनली m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2, पर टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व हो जाएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द कोलिजन। व्हाट अबाउट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, तो पहले काइनेटिक एनर्जी थी, आखिरी में भी काइनेटिक एनर्जी है, और बीच में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि स्प्रिंग में कॉम्प्रेशन आ गया x मैक्स। तो मैं लिख सकता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी पहले क्या थी, पहले थी हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, ओनली इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बीच में यहाँ काइनेटिक भी है, हाफ m1 प्लस m2 इंटू VCM स्क्वायर,
और पोटेंशियल भी है स्प्रिंग में स्टोर्ड हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। और बाद में जैसा हमने एग्जांपल में लिया कि ये डिटैच हो जाएगा, इससे स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग जीरो हो जाएगी। तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये दो इक्वेशन हैं और दो अननोन, कौन से, v1 v2। तो अगर हमें v1 v2 निकालना है फाइनल वेलोसिटीज़, तो हम क्या करेंगे कि ये पहला वाला और तीसरा वाला जो पेयर है, ये दो इक्वेशन यूज़ करेंगे m1 u1। अच्छा, इसमें अगर ये u1 पॉजिटिव है, मतलब ये वेक्टर हटाएंगे अगर अपन, तो इस डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव कहा, तो यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे, यहाँ पर अगर नेगेटिव वैल्यू डालेंगे, तो समझ जाना कि ये डायरेक्शन शो करेगा प्लस माइनस साइन, है ना। तो इसके वेक्टर होने से कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर का साइन में मिटा सकता हूँ, बस उसमें ये दिक्कत है कि भाई उसको प्लस माइनस के साथ रखना है आपको, इसलिए अपन ने वेक्टर लगा रखा है। तो m1 u1 m2 u2 और इधर से v1 v2, तो दो अननोन है इसमें, v1 और v2 कैन बी डिटरमाइंड। और अगर मान लीजिए पहले दो ये वाले पेयर अगर आप यूज़ करते हैं, तो इसमें दो अननोन है VCM और XMAX, तो इससे निकलेगा आपका VCM और मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग। और पहले और तीसरे वाले पेयर को अगर यूज़ करते हैं तो आपको मिलेगा फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2। इस प्रकार हम जो भी अननोन है वो सब फाइंड कर सकते हैं। हमको क्या दिया रहेगा, m1 m2 u1 u2, क्या निकाल सकते हैं, VCM, वो तो वैसे भी निकालना बहुत आसान है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन इन द स्प्रिंग, हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है, v1 एंड v2। चार अननोन निकालने के लिए चार इक्वेशन चाहिए, तो ये चार इक्वल टू का साइन है, 1 2 3 4, तो चार इक्वेशन बनी हुई है। तो इस प्रकार से चार इक्वेशन और चार अननोन सॉल्व कर लेंगे। तो आप अब समझना बात को कि अगर ये अपना परफेक्टली इलास्टिक नेचर शो करती है और ये वापस अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाती है, तो किसी प्रकार का स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग नहीं रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन, ऐसा हो जाएगा। बट ड्यूरिंग कोलिजन ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इज कन्वर्टेड इनटू spring potential energy, means kinetic energy of system first decreases then increases back to initial state। kinetic energy कांस्टेंट नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है। ड्यूरिंग द कोलिजन जितना रहेगा मैकेनिकल एनर्जी, एट एनी टाइम टी जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, पर मोमेंटम तो हमेशा हर टाइप के कोलिजन में कांस्टेंट ही रहेगा एट एनी टाइम टी। अच्छा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें इन विच बॉडीज स्टिक टुगेदर, तो अगर मान लो कि ये यहाँ पर ही ख़त्म हो गया खेल, अब ये स्प्रिंग इन इलास्टिक है, ये वापस से ओरिजिनल शेप एंड साइज में आना नहीं चाहती, जितना दबना था दब गई, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। अब ये फोर्स नहीं लगाएगी, पीछे वाले को रिटार्ड नहीं करेगी, आगे वाले को एक्सेलरेट नहीं करेगी, तो ये दोनों सेम स्पीड VCM से चिपक कर चलेंगे। ये केस होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का, जिसमें कि ये वाली बात आएगी ही नहीं, यहाँ पर खेल ख़त्म हो जाएगा और वो स्टिक करके सेम वेलोसिटी से चल रहे होंगे। ये दूसरा एक्सट्रीम केस हुआ, एक तो इलास्टिक और एक परफेक्टली इन इलास्टिक, और बीच में जो स्थिति है वो है इन इलास्टिक या पार्शियली इलास्टिक। जैसे कि एक कार दूसरे कार से टकराती है, एक कार दूसरे कार से टकराती है और ये कार का मान लीजिए कि बोनट ऐसा गोल है और आगे जो जा रही है वो कार का डिक्की ऐसा गोल है, तो क्या होगा, इसका बोनट पिचक जाएगा, इसकी डिक्की पिचक जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ स्प्रिंग होती तो पूरी कॉम्प्रेस हो जाती, और अगर वो कॉम्प्रेशन रह जाता, डेंट उसमें रह जाता, डिफॉर्मेशन उसमें रह जाता है, तो वो इलास्टिक तो नहीं कहलाया। वो चिपक के चलेंगी ऐसा भी नहीं है, सेपरेट हो जाएंगी, तो ना तो परफेक्टली इन इलास्टिक का केस होगा ना इलास्टिक का केस होगा, बीच का कुछ केस होगा, तो उसको क्या बोला अपन ने, इन इलास्टिक। तो मैं सब आपको जॉट डाउन कराऊंगा चीज़ें, अभी तो मैं आपको एक जनरल बात बता रहा हूँ कोलिजन के बारे में। तो चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए कोलिजन के तीन टाइप, इलास्टिक, इन इलास्टिक एंड परफेक्टली इन इलास्टिक। इसको डिस्क्राइब करने के लिए, इसको डिफाइन करने के लिए, इसको शो करने के लिए मिनिमम वर्ड्स में हम एक फिजिकल क्वांटिटी कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को
यूज़ करते हैं, तो हम उसे समझें कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है। तो देखिए ये बॉडी m1 ग्रेटर वेलोसिटी u1 से m2 जो जा रहा है स्मॉलर वेलोसिटी u2 से टकराने वाली है, u1 इज़ ग्रेटर देन u2, ये कन्फर्म बात है, तभी कोलिजन होगा। और कोलिजन के बाद मान लीजिए m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और m2 की वेलोसिटी हो गई v2, तो v1 लेस देन इक्वल टू v2 होगा। आइदर दे विल स्टिक टुगेदर देन v1 इज इक्वल टू v2, और दे विल सेपरेट देन v2 विल बी ग्रेटर देन v1। अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसको कहा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज डिफाइंड एज velocity of separation, magnitude of velocity of separation upon magnitude of velocity of approach along line of impact, which is generally line of normal reaction when friction is absent. Normal reaction जिस लाइन के अलॉन्ग लगेगा वही लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहलाएगी। फ्रिक्शन एब्सेंट ही रहता है अपने सारे केसेस में। तो ये क्या है ज़रा समझाओ। तो इसको हम ई से डिफाइन करते हैं, ई से शो करते हैं। इसका सिंबल क्या है? स्मॉल ई। तो इसका मतलब ये है कि ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो देखो v2 बड़ा है v1 से, तो v2 माइनस v1 अपॉन u1 बड़ा है u2 से, u1 माइनस u2, ऐसा लिख लूँ मैं। दो वेक्टर क्वांटिटी का डिवीज़न डिफाइन नहीं है, इसलिए अपने को मैग्नीट्यूड लेकर बताना पड़ रहा है। पर अगर हम इसी को इस प्रकार से लिखें कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो ये लिखना सही होगा। एक वेक्टर में एक स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब रेशो लिखोगे आप तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो ये होता है E, ठीक है। और अब हम तीन टाइप के कोलिजन्स समझ सकते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। सोच के देखो, इलास्टिक के केस में v2 माइनस v1 जो है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन विल बी लार्जेस्ट आउट ऑफ दीज थ्री टाइप्स। तो यहाँ पर E की वैल्यू 1 आती है इलास्टिक कोलिजन में, और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में v1 इक्वल टू v2 हो जाएगा, दे विल स्टिक टुगेदर, तो ये 0 हो जाएगा, तो E इक्वल टू 0 हो जाता है। तो E इक्वल टू 1 होता है इलास्टिक के केस में जब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आ रही है, जो कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के बराबर होती है, और E इक्वल टू 0 होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में। और अगर E की वैल्यू न 0 है न 1 है, 0 से 1 के बीच में है, तो इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलते, इलास्टिक मीन्स इलास्टिक, नो मीन्स नो, और इन इलास्टिक कन्फ्यूजियस है। परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब दे विल स्टिक टुगेदर। परफेक्ट वर्ड जब यूज़ किया तब स्टिक टुगेदर, ये याद रखना। तो ये तीन टाइप के कोलिजन जो होते हैं, इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक, उसके लिए ई की वैल्यूज़ ऐसी आती हैं। इसको अपन अभी और समझेंगे। तो हम पहले तीन टाइप के जो ये कोलिजन होने वाले हैं इस पर विचार करें कि इसमें क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ में चेंजेस आएंगे ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन एट्सेट्रा। तो देखिए तीन टाइप के कोलिजन है। तो पहले तो टाइप ऑफ कोलिजन, फिर मोमेंटम ऑफ सिस्टम या सेंटर ऑफ मास का इस कोलिजन में किस प्रकार से वेरिएशन होता है, चेंज होता है, नहीं होता है, इसकी बात करेंगे अलग अलग टाइप के कोलिजन में। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि वो किस प्रकार से चेंज होती है। और फिर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई, अलग अलग टाइप के कोलिजन में कितना कितना होता है। यहाँ सीरियल नंबर भी डाल दिया मैंने, चलो। तो पहला है इलास्टिक कोलिजन, दूसरा है
इन इलास्टिक कोलिजन, और तीसरा है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। मोमेंटम नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, कंजर्व्ड रहता है एट एनी टाइम t, मतलब ऑल द टाइम। दैट इज एट ऑल द टाइम ड्यूरिंग कोलिजन एज वेल एज आफ्टर कोलिजन। At all the time momentum is conserved in all the 3 cases. ठीक है, ये तो बात ही खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ये हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है या इतना स्मॉल है कि वो उस स्मॉल टाइम इंटरवल ड्यूरिंग कोलिजन में एप्रिशिएबल चेंज इन मोमेंटम क्रिएट ही नहीं कर पा रहा है। F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है ना, तो डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी होता है। तो अगर डी टी टाइम बहुत ही कम है ड्यूरिंग कोलिजन, तो जो छोटा मोटा फोर्स है एफ डी टी 0 ही हो जाएगा, तो डी पी 0 हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम 0 हो जाएगा, तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम कंजर्व माना जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। वो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो रही थी ना, तो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन में भी ऐसा ही होता है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में तो वो स्टिक टुगेदर हो गए, मतलब डिक्रीज होती गई, पीछे वाले की वेलोसिटी जो ज़्यादा थी वो डिक्रीज होती फिर दोनों साथ में चिपक के चल रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का जितना लॉस होना था स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो हो गया, वापस से रिगेन तो करेगी नहीं अब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जो लॉस होना था वो हो गया। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी उतनी जितनी जाना था चली गई, स्प्रिंग वापस नेचुरल लेंथ में आना ही नहीं चाहती। तो इसमें हम कहेंगे कि इट डिक्रीजेस एंड देन बिकम कांस्टेंट। जब वो कांस्टेंट सेम वेलोसिटीज से दोनों बॉडी जाने लगी तो फिर और डिक्रीज होना बंद हो गई। पहले डिक्रीज हुई और डिक्रीज होकर फिर सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो गई। E की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, यहाँ पर 0 होती है, और यहाँ पर E 0 और 1 के बीच में होता है। इस तरह से हमने ये 3 इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के बारे में जाना। ऐसी एक टेबल बना दी मैंने, तो ये आपको सारी चीज़ें इसमें शो हो रही हैं जिस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्जेक्टिव। खासकर इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन बनता है, ये बच्चे थोड़ा सा मिस कर जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंडिविजुअल पार्टिकल की बात अगर करें तो वो U1 ज़्यादा था, U2 से टक्कर हुई, तो इंडिविजुअल का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, इंडिविजुअल बॉडीज़ का लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, इंडिविजुअल बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं सिस्टम की, तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का जैसा बताया डिस्क्रिप्शन अलग अलग टाइप में अलग अलग रहेगा। ठीक, तो देखिए दूसरा जो वे है, सेकेंड वे टू क्लासीफाई कोलिजन, वो ये है कि हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया, एक तो हेड ऑन कोलिजन और दूसरा ऑब्लिक कोलिजन। अब ये क्या है समझिए, तो एक केस देखिए पहले, ये M1 U1 वेलोसिटी से आ रहा है, M2 U2 वेलोसिटी से जा रहा है अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन, टक्कर होने वाली है, कोलिजन होगा क्योंकि U1 ग्रेटर देन U2 है। कोलिजन के बाद आइदर दे विल स्टिक टुगेदर और दे विल सेपरेट, इनकी वेलोसिटीज ऐसी हैं और V1 लेस देन इक्वल टू V2 है।
अब देखिए इसमें चारों वेलोसिटी वेक्टर u1, u2, v1, v2 एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग है। ये हो सकता है टक्कर के बाद में ये माइनस आई कैप डायरेक्शन में आने लगे, तो प्लस आई कैप हो या माइनस आई कैप हो, इन वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच में एंगल या तो 0 हो या 180 डिग्री हो, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग एक्ट होते हुए माने जाएंगे। को लीनियर वेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह के कोलिजन को हम हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। इसमें u1, u2, v1, v2 ऑल आर को लीनियर वेक्टर्स, ठीक है ना। दूसरा केस क्या होगा कि मान लीजिए एक वेज कुछ वेलोसिटी से जा रही है, इसको हमने कहा u1, एक बॉल ऊपर से गिर रही है, उसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन यहाँ u2 है। आफ्टर कोलिजन मान लीजिए कि वेज की वेलोसिटी थोड़ी कम हो गई, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, तो ये v1 वेलोसिटी की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी सेम। और बॉल का क्या हुआ, और बॉल कुछ इधर गई बाउंस होके, ये हो गया v2। तो देखो इसमें u1, u2 ही सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो हेड ऑन की तो बात ही नहीं उठती, ऑब्लिक कोलिजन का केस हो गया ये। तो एक और एग्जांपल लें अपन, जैसे कैरम बोर्ड, उसमें एक क्वीन है और एक स्ट्राइकर है। स्ट्राइकर ऐसे आ रहा है क्वीन रेस्ट में, तो इसकी वेलोसिटी हो गई u1, और कोलिजन जब हो रहा था तब नॉर्मल रिएक्शन लगा, इस पर ऐसा, इस पर ऐसा, ठीक है ना। तो ये जो क्वीन है, ये क्वीन पे जिधर फोर्स लगा उस डायरेक्शन में इसने स्पीड पकड़ ली, वेलोसिटी v2 की डायरेक्शन ऐसी होगी नॉर्मल के अलॉन्ग। और ये जो है स्ट्राइकर, इसका क्या होगा, तो इस पर थोड़ा सा लेफ्टवर्ड थोड़ा सा डाउनवर्ड फोर्स लगा है ना, तो ये वेलोसिटी जो है डाउन अपवर्ड वाली ये थोड़ी कम हो जाएगी, और लेफ्टवर्ड भी वेलोसिटी जनरेट होगी, तो ये स्ट्राइकर ऐसा जाएगा, ये हो गया v1। तो ये दो केस मैंने बनाए। इसमें भी देखो u1 और फिर v1, v2। तो अगर ये चारों कोलिनियर नहीं है, उनमें से कोई एक भी गड़बड़ कर रहा है, तो ऑब्लिक कोलिजन होगा। तो इसमें क्या लिखूं मैं, u1, u2, v1, v2 all are not collinear vectors, then it will be called oblique collision। तो ये मेरा पहला केस का एग्जांपल हो गया, ये मेरा दूसरे केस का एग्जांपल हो गया। ये हेड ऑन कोलिजन है, ये ऑब्लिक कोलिजन है। क्लियर। अब देखिए कहते हैं कि साहब नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम अगर 0 है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम या सेंटर ऑफ मास कंजर्व हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसको समझना कि ये एक बॉडी है मास m1 की, इसकी वेलोसिटी है u1, और दूसरी है m2, इसकी वेलोसिटी है u2। बिफोर कोलिजन u1 इज़ ग्रेटर देन u2। फिर क्या हुआ, फिर ये चूँकि फास्टर है तो आके टकराएगी। जिस वक्त टक्कर हो रही होगी ड्यूरिंग कोलिजन, तो ड्यूरिंग कोलिजन क्या होगा कि एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएंगी। ये इसको आगे की तरफ फोर्स n और इस पर पीछे की तरफ फोर्स n लगेगा। अब कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो v1 और इसकी वेलोसिटी हो गई मान लो v2, तो v1 लेस देन इक्वल टू v2 ऐसा हम कह रहे हैं। ये हुआ कोलिजन के दौरान, ड्यूरिंग कोलिजन। ये इम्पल्सिव फोर्स है। इम्पल्सिव फोर्स मीन्स फोर्स विच कैन क्रिएट इम्पल्स, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। तो इंडिविजुअल बॉडी क्या था, मोमेंटम चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ, लेकिन सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जितना नेगेटिव इम्पल्स इस पर लगा उतने पॉजिटिव इम्पल्स इस पर लगा। समझना, मैं अगर इम्पल्स की इक्वेशन लिखूं तो अपन क्या लिखते थे, F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी
तो डी पी इज इक्वल टू एफ डी टी और फिर इंटीग्रेट करेंगे जो भी टाइम इंटरवल में ये फोर्स एक्ट हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी टी। वेरिएबल फोर्स के केस में ऐसे अपन चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स निकालते थे। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रल एन डी टी इज इक्वल टू एन, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में ये वेक्टर एन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में वेक्टर माइनस एन हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। वेक्टर का खेल है, देखो दोनों पे सेम फोर्स नहीं लग रहा, एक पे राइट वर्ड लग रहा है तो एक पे लेफ्ट वर्ड लग रहा है, एक को एन कह रहा हूँ तो दूसरे को माइनस एन कहना पड़ेगा। तो इसने मोमेंटम किसका चेंज किया, m2 का। क्या हो गया चेंज, तो m2 इंटू v2 माइनस u2, और ये माइनस एन जो लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट फोर्स, ये चेंज इन मोमेंटम क्रिएट करेगा किस पर, m1 का मोमेंटम चेंज करेगा। तो इसने मोमेंटम चेंज किया तो ये फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ऐसा लिखा मैंने। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा m2 v2 माइनस m2 u2 प्लस m1 v1 माइनस m1 u1। अब मैं u1 u2 वाले जो नेगेटिव टर्म्स हैं उनको लेफ्ट साइड पे ला रहा हूँ, तो कैसा दिखेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ये लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास का लीनियर मोमेंटम है ये, बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन एंड इवन ड्यूरिंग कोलिजन। क्योंकि जितना पॉजिटिव इम्पल्स इंटीग्रल एन डी टी इस पर लगेगा, उतना ही नेगेटिव इम्पल्स माइनस इंटीग्रल एन डी टी दूसरे पर लगेगा, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना हुआ, 0। तो ये लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग कोलिजन ऑल्सो, ठीक। इलास्टिक कोलिजन के केस में E इक्वल टू 1 होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये बराबर है, m1 की स्पीड u1 है बिफोर कोलिजन, m2 की स्पीड u2 है बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन इसकी स्पीड वेलोसिटी v1 हो गई, इसकी वेलोसिटी v2 हो गई, ऐसे कहते हैं ना अपन। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, v2 ग्रेटर देन इक्वल टू v1 है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ये हमारे पास फार्मूला था, e क्या था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और e इक्वल टू 1 है, तो ये v2 माइनस v1 और ये u1 माइनस u2 इक्वल वेक्टर हो गए। अब हमारे पास मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो मैं इसको और इसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर लिखना चाहता हूँ कि m1 वाली टर्म को तो मैं इकट्ठा करूँगा, तो ये हो जाएगा m1 इंटू v1 माइनस u1, और यहाँ से m2 इंटू u2 माइनस v2, हाँ कि ना। अब इसको इससे सेट करना है, तो u2 प्लस v2 उधर जाएगा और ये इधर आएगा, तो सोचो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, v2
प्लस U2, और ये उधर जाकर क्या बन जाएगा U1 प्लस V1 या V1 प्लस U1, जो भी लिख लो। तो मेरे पास एक इक्वेशन तो ये है और एक इक्वेशन ये है। ये एक वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, ये वेक्टर इस वेक्टर के बराबर है, तो इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें और इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो सेम ही आना है। तो डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो क्या आएगा, M2 इंटू इनका डॉट प्रोडक्ट क्या दिखेगा, A प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा U2 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, और यहाँ से आएगा M1 इंटू V1 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर। अब हाफ से भी और मल्टीप्लाई कर दें, बहुत सुंदर, कर दीजिए। तो अब क्या दिख रहा है, हाफ M1 U1 स्क्वायर को इधर लेकर आए और हाफ M2 U2 स्क्वायर को यहीं रहने दिया, फिर इधर V1 V2 वाली टर्म्स हाफ M1 V1 स्क्वायर, और यहाँ से V2 वाली टर्म उधर जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी हाफ M2 V2 स्क्वायर। क्या समझे कि अगर E इक्वल टू 1 हो, मोमेंटम तो सदा ही कंजर्व रहता है, ये तो हमेशा वैलिड है। अगर ऐसा भी हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर E इक्वल टू 1 हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा, और ये है इलास्टिक कोलिजन के केस में वैलिड। ठीक है, अब हेड ऑन कोलिजन के क्वेश्चन किस प्रकार से करना है देखिए। हेड ऑन कोलिजन की हम बात करेंगे आज। हेड ऑन कोलिजन में हमें दिया रहेगा M1 U1 M2 U2 और E दिया रहेगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, किस टाइप का कोलिजन हो रहा है, और हमें फाइंड करना होगा टू फाइंड फाइनल वेलोसिटीज V1 एंड V2। तो एक इक्वेशन तो मोमेंटम कंजर्वेशन की बनाना, M1 U1 वेक्टर फॉर्म में, प्लस माइनस का ध्यान रखना, M2 U2 आई कैप लगा के इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। एक इक्वेशन ऐसे बनेगी, और दूसरी बनेगी E इक्वल टू 1 या इक्वल टू नॉट 1, पता नहीं, E दिया हुआ है तो हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू E टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अभी दो इक्वेशन है और दो अननोन, V1 V2 सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब पर्टिकुलरली इलास्टिक कोलिजन के केस में जिसके के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, E इक्वल टू अगर 1 हो और मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूँ तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा। E इक्वल टू 1 रखेंगे तो ज़्यादा इजीली सॉल्व होगा। इसमें V1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ 1 और V2 का जो एक्सप्रेशन आता है उसको आप याद कर लेंगे तो फ़ायदा होगा। कैसा फ़ायदा होगा, जैसा न्यूटन लॉ में सिंपल एटवुड मशीन, एक पुली, दो ब्लॉक, एक्सेलरेशन M2 माइनस M1 अपॉन M2 प्लस M1 इंटू जी, टेंशन इन द स्ट्रिंग 2 M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू जी, वो हमने याद कर लिया था तो फ़ायदा हुआ था। वैसे अगर आप इसको याद कर लेंगे इलास्टिक कोलिजन के केस में फाइनल वेलोसिटीज़ ऑफ द बॉडीज़ का फार्मूला, तो याद करने में भी आसान है। ये M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2 M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, ऐसा V1 का एक्सप्रेशन आता है। तो V2 का कैसा आएगा, तो 1 की जगह 2 और 2 की जगह 1 कर दो, तो V2 हो जाएगा M2 माइनस M1 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2 प्लस 2M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2। तो ये दो एक्सप्रेशंस वेलोसिटी V1 और V2 के आते हैं, तो आप इनको याद कर लेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि मैंने याद कर लिया है और मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ, तो आप भी याद कर लो, आप भी फ़ायदा उठाओगे।
बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक V1 निकालने का और एक V2 निकालने का फार्मूला। इलास्टिक कोलिजन के केस में है ये, ठीक है ना। और अगर इलास्टिक नहीं हुआ तो फिर दो इक्वेशन, दो अननोन सॉल्व कर लेना। तो अपन सॉल्व करके देखेंगे, दोनों का केस लेंगे एक एक, है ना, E = 1, E ≠ 1, और सॉल्व करके देखेंगे क्या करना पड़ता है उसमें बिना ये यूज़ करे। ये यूज़ करने के लिए कहाँ ज़रूरत पड़ती है वो बताता हूँ मैं। तो देखिए, इलास्टिक कोलिजन है, ये फाइनल वेलोसिटीज़ के फार्मूले हैं। अब मैंने इसमें दो केस बनाए इलास्टिक कोलिजन के लिए। इलास्टिक कोलिजन के लिए, फॉर इलास्टिक कोलिजन ओनली, पहला केस है कि अगर m1 = m2 है तो क्या होगा। तो देखिए, ये m1 है, u1 वेलोसिटी से जा रहा था, m2 जो कि u2 वेलोसिटी से जा रहा था। कोलिजन हुआ क्योंकि u1 > u2 है। कोलिजन के बाद m1 की वेलोसिटी v1 हो गई तथा m2 की वेलोसिटी v2 हो गई। जो v1 है वो <= v2 है। m1 = m2, तो ये 0 और ये 1 हो जाएगा, m2 + m2 2m2। तो इसका मतलब कि v1 हो जाएगा u2 और v2 हो जाएगा u1। ये 0 हो जाएगा, v2 हो जाएगा u1। मतलब वेलोसिटीज आर एक्सचेंज्ड। मतलब ये कि जैसे ये m मास का पार्टिकल इधर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और ये भी m मास का पार्टिकल इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। बिफोर कोलिजन ये है, आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये m मास का पार्टिकल इधर जाने लगेगा 3 मीटर पर सेकंड से, और ये वाला m मास का पार्टिकल इधर जाने लगेगा 4 मीटर पर सेकंड से। वेलोसिटीज आर एक्सचेंज इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये है आपका पहला केस। दूसरा केस कि अगर m1 मच ग्रेटर देन m2 हो, एक बहुत भारी हो दूसरा हल्का हो, तो इसका मतलब ये कि m2 इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल इन कंपेरिजन टू m1। तो m2 को क्या जोड़ें और क्या घटाएं, इसको तो हटाएं। m2 को m1 में ना तो हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ना ऐड करना चाहते हैं, बिकॉज m2 इज़ वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू m1। तो यहाँ से m2 को मैं 0 रख दूँ, m2 को मैं अगर 0 रख दूँ तो v1 = u1, और यहाँ से इसको 0 रख दूँ तो ये पूरा ही 0। तो ये हो जाएगा v1 = u1। मतलब जो हेवियर पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, भारी होती है ट्रेन, और सामने एक आदमी है उसको हिट करती है। रेलवे ट्रैक पे खड़े होना मना है, गलत बात, बुरी बात, गंदी बात, लेकिन आदमी खड़ा है तो ये ट्रेन ने उसको हिट किया, तो ट्रेन की वेलोसिटी चेंज होगी क्या? ऑलमोस्ट नो। तो v1 = u1। और आदमी का क्या होगा? तो देखिए, v2 निकालना है। अपन ने क्या, m2 को 0 रखा, m2 को 0 रखा तो यहाँ से ये आएगा -u2, और यहाँ से m2 को 0 रखा तो 2u1, ऐसा आ जाता है। ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। हमेशा ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन = वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ऐसा होना है। मतलब कि एग्जाम्पल देकर समझाओ। तो जैसे ये हैवी है, m1 ट्रेन है, इसकी स्पीड है मान लो 100 km/h, और ये हल्का है आदमी, इसकी स्पीड इधर है मान लो 10 km/h। इलास्टिक कोलिजन हुआ, m2 इज़ वेरी लेस इन कंपेरिजन टू m1, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटीज बताओ। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है? 110। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा? 110। तो ये m1 तो उसी वेलोसिटी 100 से जा रहा होगा। इस m2 का क्या होगा? ऐसी वेलोसिटी होगी कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 110 होना चाहिए, बट ये 100 है तो ये कितना होना चाहिए? 210।
तभी ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 110 किलोमीटर पर आवर मिलेगी। तो इस प्रकार से वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच करके निकल जाएगा। या अगर इस फार्मूले को यूज़ करते हो तो कितना गंदा लगेगा। देखो यहाँ पर अपन लिखेंगे v2 इज इक्वल टू -10 आई कैप प्लस 2 टाइम्स प्लस 100 आई कैप। तो ये कितना हो गया ना 210 आई कैप किलोमीटर पर आवर। तो इतना करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे ही देख लेना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना 110, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होना चाहिए 110, क्योंकि E इक्वल टू 1 है। इलास्टिक कोलिजन की बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के लिए। ये दो कंडीशन में हमने वेलोसिटीज़ के बारे में कमेंट्री करी है, एक m1 इक्वल टू m2, एक m1 मच ग्रेटर देन m2। एक दो एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको इस वाले केस के। तो देखिए इसी वाले केस में एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, m1 मच ग्रेटर देन m2। जैसे कि मान लो यहाँ पर अर्थ है और एक बॉल ऊपर से टप्पा खाती है। जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी स्पीड है मान लो v या v0। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन व्हेन इट विल सेपरेट, इलास्टिक कोलिजन है, ये बहुत हैवी है ना, हैवी ग्राउंड, हैवी प्लेटफॉर्म जो भी कह लो। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो ये तो रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा, और ये लाइट बॉल जो है वो v0 स्पीड से ऊपर उठेगी। तो मान लो इसको अपन ने h हाइट से गिराया था फॉलिंग फ्रीली, इट गेन्स वेलोसिटी √2gh। तो ये √2gh वेलोसिटी से ऊपर जाएगी तो उसी हाइट तक पहुंचेगी, h हाइट तक, और फिर यहाँ इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर ये नीचे आएगी, है ना। तो सेम हाइट तक क्यों पहुंच रही, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हुई, कोई लॉस हुआ नहीं काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का, तो वापस से उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन तक ये जा सकती है, सेम हाइट तक जा सकती है। दूसरा केस देखो, एग्जाम्पल, ये हैवी प्लेटफॉर्म है और इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड नहीं, अभी तो अपवर्ड लेते हैं। क्यों डाउनवर्ड क्यों नहीं, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्या बात कर रहे हो, हम तो बहुत समझदार हैं, हमको सब समझ में आ जाता है। ठीक है चलो फिर डाउनवर्ड भी ले लेंगे, अभी तो मैं कह रहा हूँ चलो अपवर्ड है। कितनी 5 मीटर पर सेकेंड। और ये बॉल जो कि लाइट है, ये बॉल ये नीचे आ रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। अब बताओ आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी, जस्ट आफ्टर कोलिजन दोनों की वेलोसिटी क्या होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी तो 5 की 5 ही रहेगी, क्योंकि ये हैवी है। इसका क्या होगा बताओ, क्या होगी वेलोसिटी बोलो। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 9, तो 9 से सेपरेट होना चाहिए, ये 5 से जा रहा है ऊपर, तो 9 + 5 ये 14 से ऊपर उठेगी, ये 14 ये 5, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 9, और ये 4 और ये 5, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 9। इस तरीके से अपन ने जस्ट आफ्टर कोलिजन निकाला। अब वो वाली बात करूँ मैं जो मैं पहले करते करते रुक गया, कि आपको समझ में आएगी कि नहीं आएगी, कोशिश करना। ये 5 मीटर पर सेकेंड से नीचे जा रहा है, और ये जो है ना छोटा सा पार्टिकल, ये आके टकराने वाला है। तो जस्ट बिफोर कोलिजन इसकी वेलोसिटी मान लो 6 मीटर पर सेकेंड है। कोलिजन हुआ, हाँ हुआ, ये हैवी था तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई। तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या बोलोगे हैवी की, तो हैवी की वेलोसिटी हम बोलेंगे 5 ही रहेगी। व्हाट अबाउट दिस, बोलो सोचो। ये लाइट वाले की, अब उससे फार्मूले से निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, हालांकि उससे भी आ जाएगा, पर नहीं वैसे ही बताओ ना। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है 1, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना होगा 1। तो ये 5 से जा रही है तो ये नीचे की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से चलने लगेगी, और दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ी से जा रहा है नीचे, तो इनके बीच में सेपरेशन बढ़ने लगा। किस रेट से 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसकी फाइनल जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटीज आ जाएंगी। तो ये बिफोर
और ये आफ्टर, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, इंडिविजुअल पार्टिकल की नहीं, पूरे सिस्टम की। तो देखिए, अगर ये m1 u1 वेलोसिटी से जा रहा है, m2 u2 वेलोसिटी से जा रहा है जस्ट बिफोर कोलिजन, और u1 ग्रेटर देन u2 है, आफ्टर कोलिजन m1 की वेलोसिटी हो गई v1 और वेलोसिटी ऑफ m2 becomes v2, v1 is less than equal to v2। तो हमारे पास दो इक्वेशन होती हैं, एक होती है m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 वेक्टर फॉर्म में। ये लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है। और दूसरा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज e टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, फाइनल वेलोसिटीज v1 एंड v2। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम है, तो लॉस हुआ। तो v1 v2 की वैल्यू यहाँ से निकाल के जब इसमें डालोगे तो ये आता है हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 मॉड ऑफ u1 माइनस u2 स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर है, ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दीज टू पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है जिसको कहते हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। इसको याद करने के लिए ऐसे बोलते हैं हाफ म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, जहाँ की म्यू को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास, बिकॉज दिस क्वांटिटी m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इज लेस देन m1 एज वेल एज m2। है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने कि ये m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 अगर मैं चाहूँ, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 को अगर मैं चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, या इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू m2। तब देखो ये लेस देन 1 है तो ये क्वांटिटी लेस देन m1 हो जाएगा, जैसे कि 0.9 आया तो ये 0.9 m1, मतलब दिस क्वांटिटी इज लेस देन m1 एज वेल एज दिस क्वांटिटी इज लेस देन m2, क्योंकि ये लेस देन 1 है। तो इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास। इस फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड मास। और इसकी सिर्फ यहीं पे ज़रूरत पड़ती है, तो ज़्यादा कुछ आगे इसका कुछ काम नहीं है, बस खाली इसका नाम पता होना चाहिए। और u रिलेटिव मतलब u1 वेक्टर माइनस u2 वेक्टर, जो वेक्टर आएगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो इस तरह से आपको लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लो। मैं क्वेश्चन कराता हूँ। अब रुकिए, एक चीज़ इसमें और कहते हैं कि अगर E इक्वल टू 1 होगा, इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1 होगा, तो ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा, 0। मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 है। और अगर मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम को इमेजिन करें तो किस टाइप के कोलिजन में होगा, तो E इक्वल टू 0 रख दो, तो ये लार्जेस्ट क्वांटिटी हो जाएगा 1, इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी 1। तो ये E इक्वल टू 0 मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन व्हेन दे स्टिक टुगेदर। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के केस में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम मैक्सिमम होगी। तो ये बात आप ध्यान रखना, इस फार्मूले से भी हम देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अपन हेड ऑन कोलिजन पे एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है 1 kg का और उसकी स्पीड इधर है 1 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 2 kg का और वो इस तरफ आ रहा है हेड ऑन कोलिजन के लिए 2 मीटर पर सेकेंड से। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो
तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस आई कैप में वेलोसिटी, ये माइनस आई कैप में। अब आपसे बोला कि हेड ऑन कोलिजन हुआ, इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है। आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटीज एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइनल वेलोसिटीज एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो एक आंसर तो मुझे पता है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम 0 होगा। इलास्टिक कोलिजन बोल दिया आपने, नहीं फिर भी उसको चेक करके बताओ तो ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मान लिया कि इसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v1 हो गई और इसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 हो गई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। अब या तो फार्मूला लगा लो या दो इक्वेशन बना लो v1 v2 निकालने के लिए, तो दोनों तरह से करके बताओ। तो पहले मैंने इक्वेशन फॉर्म करी कि भाई मोमेंटम कंजर्व रहेगा, हाँ, उस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा, ये प्लस आई कैप डायरेक्शन है, ठीक है ना। तो m1 u1 प्लस m2 u2 मतलब 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू v1 प्लस 2 इंटू v2। अब v1 v2 में जो नेगेटिव आ जाए समझ लेना कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में लेफ्टवर्ड जा रहा है। तो ये आपने प्लस और ये आपने माइनस साइन के साथ रखा, ये ध्यान रखना। तो क्या इसमें क्या बनी बात, इसमें आया 2v2 प्लस v1 इज इक्वल टू -3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 बनी। और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ई इक्वल टू 1 है। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच मतलब u1 माइनस u2 कितना हो जाएगा, 1 माइनस -2 दैट इज 3। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनी, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड किया तो v1 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 3v2 इज इक्वल टू 0 मतलब v2 इक्वल टू 0 मतलब वो जो हैवियर वाला पार्टिकल है वो रेस्ट में आ जाएगा। अच्छा, और v1 कितना होगा, तो v2 अगर 0 डाला तो v1 हो जाएगा -3 मतलब 2 kg तो यहीं पे रुक जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। और ये 1 kg जो है ये इधर 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल पड़ेगा। तो टोटल मोमेंटम कितना है -3, 1 इंटू 3 -3 आई कैप kg मीटर पर सेकंड। और पहले क्या था, इसका था 1 इंटू 1 यानी 1 और उसका था 2 इंटू -2 यानी -4, 1 प्लस -4 -3। तो मोमेंटम कंजर्व ऐसे चेक कर लेना, हाँ मोमेंटम सेम है मतलब हमारा आंसर सेम है। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो वो इलास्टिक कोलिजन में 0 होता है। अगर फार्मूला लगा कर देखें तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होता फार्मूला, 1/2 म्यू यू रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई इक्वल टू 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा। दूसरे तरीके से अपन चेक करें कि पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इनिशियल हाफ इंटू 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 2 स्क्वायर मतलब कितना, तो ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 4 मतलब 4.5 जूल। अच्छा, फाइनल क्या है, अरे ये तो इनिशियल है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाला मैंने, तो इसी की है जो भी कुछ है, हाफ mv² मतलब 4.5 जूल। तो लॉस कितना हुआ, 0। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0। तो ये ज़्यादा आसान है। इलास्टिक कोलिजन के केस में 2 इक्वेशन बना के और सॉल्व कर लेना, v1 v2 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, मान लीजिए वही क्वेश्चन है, उसमें E इक्वल टू अपन ने 1/4 ले लिया, मतलब ये 1 kg का 1 मीटर पर सेकंड से और 2 kg का 2 मीटर पर सेकंड से
आता है, कोलाइड करता है और E इक्वल टू 1/4 है। तो आपको फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटीज एंड लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो क्या करेंगे? तो पहले तो वेलोसिटीज निकालना पड़ेंगी। उसके लिए क्या करें? तो इसकी वेलोसिटी को मान लो इधर ये हो गई v1 और इसकी हो गई ऐसी v2। तो जो नेगेटिव में आएगी समझ लेंगे कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब दो इक्वेशन बनाना है, मोमेंटम कंजर्वेशन और ई की। मोमेंटम कंजर्वेशन करा मैंने, तो 1 × 1 + 2 × -2 इज इक्वल टू 1v1 + 2v2। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई 2v2 + v1, वही पहले वाली, इज इक्वल टू -3। और फिर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v2 - v1 इज इक्वल टू e टाइम्स u1 - u2। तो ये हो जाएगा v2 - v1 इज इक्वल टू 1/4 1 - -2 1 - -2। तो ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा? 3/4। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। दोनों को मैंने ऐड किया तो मुझे मिला 3v2 इज इक्वल टू कितना? -3 + 3/4 -12 -9/4। मतलब v2 कितना आया? v2 आया -3/4 मीटर/सेकेंड। मतलब v2 नेगेटिव आया, मतलब ये अभी भी ऐसा चलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरे का क्या होगा? v1 कैसे निकालूं? तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है v1 इज इक्वल टू v2 - 3/4। तो ये कितना आया? -6/4 यानी -3/2। तो ये भी नेगेटिव डायरेक्शन में चलने लगा। अरे वाह, ये तो बड़ा सुंदर काम हो गया। दोनों लेफ्टवर्ड चलने लगे। मोमेंटम तो कंजर्व है ना? हाँ, मोमेंटम तो कंजर्व भी होगा। चेक कर लो भाई। अच्छा, चेक कर लेते हैं। पहले मोमेंटम कितना था? -3। बाद में क्या होगा? 1v1 यानी -3/2 + 2v2 मतलब -3/4 से मल्टीप्लाई करो। तो ये कितना हुआ? -3/2 -3/2 इक्वल टू -3। तो ये फाइनल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम के बराबर ही है ना? तो हमारा आंसर सही है। तो हमारे आंसर में दो चीज़ें आ गई, एक तो v2 आ गया और एक ये v1 आ गया। ठीक है, वेक्टर लगा दो। अब लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे? उसका फार्मूला होता है सर 1/2 m1 m2 अपॉन m1 + m2 इंटू u रिलेटिव स्क्वायर इंटू 1 - e स्क्वायर। तो हमने रखा 1 × 2 अपॉन 1 + 2 और ये हो जाएगा u1 - u2 का स्क्वायर 1 - 1 अपॉन 16। ई इक्वल टू कितना दिया? 1/4। तो लॉस कितना आया? ये आया 1/3 और ये 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये 15 अपॉन 16। तो ये 15 3 45 अपॉन 16 जूल। इतना लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आ रहा है। फ्रैक्शनल लॉस कितना होगा? फ्रैक्शनल लॉस किसको बोलते हैं? फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम।
ये होता है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। पूरे सिस्टम की बात चल रही है, इंडिविजुअल की तो बात ही नहीं चल रही है। तो ये तो हो गया 45/16 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भाई? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ 1 × 1 स्क्वायर प्लस हाफ 2 × 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 4, तो ये जाएगा 4.5 जूल, ठीक है ना। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, ये है 4.5। तो ये कितना आएगा? 10/16, 10/16 मतलब 5/8। ये फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो गया। और परसेंटेज लॉस निकालना हो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना। परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम हो जाएगा 5/8 × 100%। तो ये कितना आएगा? ये आएगा 500/8, 500/8 कह लो, या 4 से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आएगा? 4 से डिवाइड किया तो 25, 125, तो ये हो जाएगा 62.5%। ये परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ें अपन ने थोड़ी थोड़ी पहले पढ़ रखी हैं। फ्रैक्शनल लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किसको बोलते हैं? तो ये हो जाएगा लॉस डिवाइडेड बाय इनिशियल, और उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े। तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको अपन थोड़ा यहीं पे पॉज करते हैं, थोड़ा यहीं स्टॉप करते हैं। आप थोड़ा सा मूड फ्रेश करके आइए, एनर्जेटिक होकर आइए, एनर्जी लेकर आइए। हेड ऑन कोलिजन के कुछ स्पेशल कंसेप्चुअल प्रॉब्लम हम और जो बच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।